स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूनिट नंबर 8 अपने रूरल बैंकिंग के यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है रूरल एरियाज़ का, ये भारत में स्टार्ट हुआ था 1904 ईस्वी में। दोस्तों ये सिस्टम इम्प्रूव किया गया मिड 50s में, लेकिन दोस्तों जो कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज थे वो स्ट्रांग नहीं हो पाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ दोस्तों डिमांड बढ़ गया क्रेडिट का, जो कि कोऑपरेटिव मीट नहीं कर पाए, इसलिए कमर्शियल बैंक को लाया गया। कमर्शियल बैंक के अंदर एक पॉलिसी लाया गया सोशल कंट्रोल का 1967 में, जो हमारे मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, इसको 1969 में नेशनलाइज किया गया, 1980 में नेशनलाइज किया गया, ताकि कंपटीशन बढ़ाया जा सके कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बीच में, जिसे कहा जाता है मल्टी एजेंसी अप्रोच। दोस्तों आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया 1975 में। इसका फोकस था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर पे। 2014-15 में दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए सेविंग व्हीकल्स प्रोवाइड किया गया, प्राइमरीली अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। और दोस्तों क्रेडिट सप्लाई किया गया स्मॉल बिजनेस यूनिट को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। यदि हम ओवरऑल सेटअप की बात करें आरएफआईज की, यानी रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो दोस्तों बहुत सारे आरएफआईज हैं भारत में। ये जो आरएफआई हैं ये सपोर्ट रिसीव करते हैं सरकार से और आरबीआई से। जो हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक है और आरआरबीज हैं और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये सभी मेन टाइप से आरएफआईज के। आरबीआई गाइडेंस प्रोवाइड करता है इन सभी इंस्टीट्यूशन को अपने एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। नाबार्ड और सिडबी रिफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन सभी इंस्टीट्यूशन को, ताकि क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जा सके। आरबीआई का दोस्तों मेन फंक्शन है नोट इशू करना, बैंकर्स का बैंक होना, बैंकर टू द गवर्नमेंट होना। आरबीआई स्टैब्लिश किया गया 1935 में। मेन फंक्शन था नोट इशू करना, बैंकर्स बैंक रहना। आरबीआई दोस्तों प्रमोशनल फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें। आरबीआई ने एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को सेटअप किया था 1935 में। सेक्शन 17 जो आरबीआई एक्ट का है वो बैंकों को अलाउ करता है कि वो फाइनेंशियल एकोमोडेशन को ग्रांट करें कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को। दोस्तों एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो आरबीआई का होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन करे, ताकि एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़े और कोऑर्डिनेट करे बैंकों के ऑपरेशन को इन कनेक्शन विद एग्रीकल्चर क्रेडिट। दोस्तों 1935 से लेकर 1954 तक जो एसीडी का रोल था वो लिमिटेड था कि वो स्टडीज़ को कंडक्ट करता था और एडवाइस करता था स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर क्रेडिट के रिगार्डिंग। मई 1938 में आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेटस को एसेस किया और प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के क्रेडिट वर्थिनेस को एसेस किया, और दोस्तों मॉर्गेज बैंक को प्रोवाइड किया विथ लाइन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई का जो रोल है एग्रीकल्चर क्रेडिट में वो एक्सपेंड हुआ था 1940 में। कोऑपरेटिव बैंक को ज़्यादा एकोमोडेशन मिला था आरबीआई से ओवर द ईयर। जो हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शॉर्ट में एनएसएसओ कहते हैं, इसका सर्वे ये दिखाता है कि बैंक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए थे रूरल हाउस होल्ड क्रेडिट का 1951 से 52 के बीच में। दोस्तों इनिशिएटिव लिया गया ताकि बैंकिंग सर्विस को एक्सपेंड कर सके रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग यूजिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर। आरबीआई ने दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दिए बीसी मॉडल के यूज पे, जैसे कि उसने प्रॉफिट एनबीएफसी को अलाउ किया ताकि वो बीसी की तरह काम कर सके। और दोस्तों बीसी के टच पॉइंट के रिक्वायरमेंट को हटा दिया विद इन द 30 किलोमीटर रेडियस ऑफ बैंक ब्रांच। पहले क्या था कि जो बीसी का जो टच पॉइंट था वो 30 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए बैंक ब्रांच के, इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। आरबीआई ने रिवाइज गाइडलाइन इशू किया मई 2017 में, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें, ताकि इंश्योर कर सकें कि बैंकिंग सर्विस की अवेलेबिलिटी हर एक सेंटर में हो। किसके माध्यम से? लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल के माध्यम से। बैंक मैंडेटेड है कि वो ओपन करेंगी अपने आउटलेट का 25% अनबैंक्ड रूरल एरिया में, जिसको यूआरसी कहा जाता है, जिसको डिफाइन किया जाता है टीयर 5 एंड टीयर 6 सेंटर, जिसके पास ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक ब्रांच नहीं है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट का सर्वे कमेटी रिकमेंड किया इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट। दोस्तों इस कमेटी ने पता लगाया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का मात्र 3% जो है कोऑपरेटिव के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और बाकी मनी लेंडर सप्लाई कर रहे हैं। जो कल्टिवेटर का टोटल बोरिंग था कंट्री में, वो 1951-1952 का डेटा है, वो था 750 करोड़। दोस्तों बताया जा रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजरियल वीकनेस था। आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स आरबीआई ने क्या डिसाइड किया? आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि कंट्रीब्यूट कर सके कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के शेयर कैपिटल में अलग अलग लेवल पे। दोस्तों आरबीआई ने यह भी डिसाइड किया कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को, ताकि क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके शॉर्ट टर्म का, मीडियम टर्म का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। आरबीआई ने 2 नेशनल फंड को स्टैब्लिश किया। एक है नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए फंड है, और दूसरा है नेशनल रूरल क्रेडिट फंड। देखिए 2 तरह का फंड था, एक था नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड और एक था नेशनल रूरल क्रेडिट फंड, ताकि सपोर्ट कर सके रूरल क्रेडिट की इंटीग्रेटेड स्कीम को। 1954 में दोस्तों
ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन लाया ताकि इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट के बारे में। इस स्कीम के अंदर आरबीआई ने 2 नेशनल फंड को इस्टेब्लिश किया। मैंने आपको बताया जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड था जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता था स्टेट गवर्नमेंट को और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को और लोन प्रोवाइड करता था स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को। जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड था इसको यूज़ किया जाता था ताकि हम शॉर्ट टर्म लोन को कन्वर्ट कर सकें मीडियम टर्म लोन में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ताकि रिलीफ प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को नेचुरल कैलामिटीज़ के समय। जो हमारा रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी था इसने रिकमेंड किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रिएशन हो, जिसको इस्टेब्लिश किया गया जुलाई 1955 में किसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन एम था कि हम रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कोऑपरेटिव के लिए और दूसरे बैंकों के लिए और रिस्पॉन्सिव होंगे कोऑपरेटिव कनेक्टेड बैंक के नीड्स से। 1963 में दोस्तों आरबीआई ने एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन को बाद में नाम रखा गया एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ARDC कहते हैं, ताकि ये अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सके और प्राइमरली सर्व करे रिफाइनेंसिंग एजेंसीज फॉर वेरियस स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। दोस्तों एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी ARDC को इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई के द्वारा 1963 में ताकि टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। जो कुमुलेटिव रिफाइनेंस डिसबर्स किया गया ARDC के द्वारा वो था 2808 करोड़, जिसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है लार्जेस्ट शेयर को अवेल करते थे। उसके बाद कमर्शियल बैंक, RRB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी थे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस। दोस्तों बताया जा रहा है कि नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट, देखिए जो हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज़ है, उसके बाद दोस्तों मार्जिनल फार्मर और एग्रीकल्चर लेबरर प्रोजेक्ट है, ये सभी सेटअप किए गए ताकि डील कर सकें स्मॉल फार्मर के प्रॉब्लम के साथ और इंश्योर कर सकें एग्रीकल्चर इनपुट की अवेलेबिलिटी को। आरबीआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रूरल क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा। दोस्तों नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो रेगुलेटरी फंक्शन था कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड वो ट्रांसफर कर दिया गया नाबार्ड को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि 1967 तक जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन थे वो रिस्पॉन्सिबल थे एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए। मिड 60s में एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो डिमांड था वो बढ़ गया क्योंकि ज़्यादा इम्फेसिस हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू पे। लेकिन दोस्तों जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के जो रिसोर्सेज थे वो इनफ नहीं थे, इसीलिए कमर्शियल बैंक को कहा गया 1967 में ताकि वो फाइनेंस प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर सेक्टर को। जब नेशनलाइजेशन हो गया 14 स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का 1969 में, तो जो कमर्शियल बैंक का रोल था लैंडिंग वो बढ़ गया, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडिंग का। तो कमर्शियल बैंक का जो एंट्री हुआ था रूरल फाइनेंस में इनकरेज किया ग्रास रूट लेवल पे प्लान करना। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और लीड बैंक स्कीम 1967 में। दोस्तों आरबीआई ने बैंकों को कहा कि एक एरिया अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए ताकि प्रिपरेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम जो कि सेटअप किया गया, जिसने सेटअप किया आरबीआई ने सेटअप किया क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इन 1971। दोस्तों एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का, लेकिन रिसोर्सेज इनएडिक्वेट थे। दोस्तों कमर्शियल बैंक को कहा गया, पहली बार बुलाया गया 1967 में ताकि फाइनेंस प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर सेक्टर को। जो कमर्शियल बैंक का रोल था लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर ये एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली किया आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन 1969। आरबीआई ने प्रायोरिटी, मैंने आपको पहले बताया है दोस्तों, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 1972 में ताकि क्विकर और लार्जर फ्लो ऑफ क्रेडिट हो। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिफाइनेंस प्रोवाइड करते हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कमर्शियल बैंक को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आरआरबी को एस्टेब्लिश किया गया ताकि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके रूरल पुअर को। दोस्तों अब नाबार्ड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। नाबार्ड का फॉर्मेशन दोस्तों एक कमेटी को अपॉइंट किया गया आरबीआई के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ताकि वो रिव्यू कर सके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर का। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक सेपरेट बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए नेशनल लेवल पे, जिसका नाम रखा गया नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया रिकमेंडेशन के लिए और नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव था कि रिफाइनेंस प्रोवाइड करे इंटायर रूरल क्रेडिट सिस्टम के लिए और दोस्तों पॉइंटेड फोकस प्रोवाइड करे क्रेडिट प्रॉब्लम के लिए जो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से अराइज हो रहा है। नाबार्ड ने दोस्तों एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी ARDC के फंक्शन को कवर किया और एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया अंडर द ओवरऑल गाइडेंस सुपरविजन ऑफ आरबीआई। नाबार्ड सुपरवाइज करता है कोऑपरेटिव बैंक को शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में और आरआरबीज़ को दोस्तों सुपरवाइज करता है। आरबीआई जो है रेगुलेट करते हैं इन सभी इंस्टीट्यूशन को। तो सुपरविजन का काम नाबार्ड का है, रेगुलेशन का काम आरबीआई का है। दोस्तों जो हमारा रूरल प्लानिंग और क्रेडिट डिपार्टमेंट है आरबीआई का,
ये मॉनिटर करते हैं रूरल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द बैंक और लीड बैंक स्कीम। और दोस्तों साथ ही साथ ये नाबार्ड के फंक्शन को भी मॉनिटर करता है। नाबार्ड का रोल ये है कि वो सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, रिफाइनेंस प्रोवाइड करेगा बैंकों को और दूसरे इंस्टीट्यूशन को। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में ताकि अनडिवाइडेड अटेंशन मिले, फोर्सफुल डायरेक्शन मिले, पॉइंटेड फोकस मिले क्रेडिट प्रॉब्लम को। नाबार्ड दोस्तों एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फंक्शन को टू कवर किया। दोस्तों नाबार्ड ने अपने स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन को कैरी आउट किया था कोऑपरेटिव बैंक का इन द STCCS एंड रीजनल रूरल बैंक अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नाबार्ड दोस्तों ओपन किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि पूरे कंट्री में स्प्रेड ओवर हैं ताकि क्रेडिट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग इन सभी पर्पज़ के लिए। नाबार्ड का फंक्शन है डेवलपमेंट बैंक के रूप में वो मैंडेट मिलता है कि वो प्रोवाइड करेगा, रेगुलेट करेगा क्रेडिट को और दूसरे फैसिलिटीज़ को ताकि एग्रीकल्चर का, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नाबार्ड को मेजर फंक्शन क्या है कि वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में। दोस्तों प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को। नाबार्ड एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है रूरल क्रेडिट प्लानिंग के लिए और ऑपरेशन ऑफ द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन दैट रूरल एरिया। ये दोस्तों प्रिपेयर करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पोटेंशियल क्रेडिट लिंक प्लान दैट गाइड क्रेडिट प्लानिंग फॉर बैंक। नाबार्ड प्रोवाइड करता है एडवाइजरी सपोर्ट गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नाबार्ड फैसिलिटेट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट रिलेटेड प्रोग्राम। नाबार्ड प्रमोट अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट। नाबार्ड सुपरवाइज cooperative banks and RRBs. NABARD provide refinance, loan in advance, repayable on demand. NABARD provide short term credit to agriculture. नाबार्ड दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन इन एडवांस प्रोवाइड करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, RRBs को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। दोस्तों यदि कोई नेचुरल कलामिटी आती है, मिलिट्री ऑपरेशन होता है या कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस होता है तो नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में। नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, RRBs को। दोस्तों और क्या बताया जा रहा है कि नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी NIDA, ताकि फंड कर सके वैसा प्रोजेक्ट जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, रूरल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों नीडा कवर करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और नॉन PPP प्रोजेक्ट को। नीडा फाइनेंशियल ऑफर करता है स्कोप फॉर ऑफ बजट एंड ऑन बजट बोरोइंग। नाबार्ड प्रोवाइड करता है डायरेक्ट रिफाइनेंस असिस्टेंट किसे, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को यानी DCCB को शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज़ लोन के लिए। जो हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ट्राइबल फैमिली को, सपोर्ट ग्रांट प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट सेटिंग अप स्मॉल ऑर्कार्ड्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़। दोस्तों जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसको शॉर्ट में UPNRM कहते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया KFW एंड GIZ के कोलैबोरेशन में, जो कि लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड करता है कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। नाबार्ड ने डिमॉन्स्ट्रेट किया सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जैसे UPNRM के अंदर, जैसे दोस्तों SRI एक है, SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SSI है यानी सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। फिर BCI है बेटर कॉटन इनिशिएटिव, ड्रिप इरीगेशन, इंटीग्रेटेड बायोगैस। दोस्तों नाबार्ड प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को ताकि रूरल वुमेन को बैंक के साथ लिंक कर सकें सेविंग और क्रेडिट के लिए। दोस्तों नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ट्रैवल फैमिली को। नाबार्ड लोन देता है, ग्रांट सपोर्ट ग्रांट करता है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स को। दोस्तों नाबार्ड ने क्रिएट किया PODF क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, ताकि सपोर्ट कर सकें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। दोस्तों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड है जो कि नाबार्ड के अंदर सेटअप किया गया, इसका एम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें। दोस्तों नाबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड होता है जो कि सपोर्ट करता है डेवलपमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को। नाबार्ड के अंदर स्कीम्स हैं जो कि डेवलप करते हैं ऑफ फार्म सेक्टर को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। इसमें दोस्तों दो डेडिकेटेड फंड का मैं नाम बताता हूँ, एक है ग्राम विकास निधि और एक है दोस्तों ऑफ फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। ये सभी सेटअप किए गए हैं इस पर्पज़ के लिए। दोस्तों नाबार्ड रिसर्च प्रोजेक्ट को सेटअप करता है, स्टडीज़ से सपोर्ट करता है जो कि रिलेटेड होते हैं रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दोस्तों नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसका नाम है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कोऑपरेटिव में, ताकि उनको हाई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। दोस्तों नाबार्ड ने एक पायलट स्कीम रोल आउट किया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन 8 रूरल कोऑपरेटिव बैंक।
नबार्ड दोस्तों गाइड करता है वीक कोऑपरेटिव बैंक को कि वो अपने स्ट्रेटजीज़ लाएं ताकि अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और सुपरवाइजरी रेटिंग को इम्प्रूव करें। दोस्तों बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि नबार्ड के द्वारा प्रमोट किया गया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक के पर्सनल को और कंसल्टेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। नबार्ड दोस्तों स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को और आरआरबीज को, जो कि सेक्शन 35 के अंदर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। नबार्ड अंडरटेक करता है वॉलंटरी इंस्पेक्शन ऑफ SCARDBS इन LTTS। दोस्तों जो भी इंस्पेक्शन नबार्ड के द्वारा होता है ये फीडबैक प्रोवाइड करता है किसे, रेगुलेटर को। रेगुलेटर कौन है, RBI, कि क्या ये बताता है कि ये हमारे जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनका हेल्थ कैसा है। अब बात करते हैं दोस्तों लीड बैंक स्कीम की। दोस्तों ये लीड बैंक स्कीम क्या है आइए समझते हैं। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके पीछे आइडिया ये था कि हम कमर्शियल बैंक को रूरल एरिया में ला सकें। इस स्कीम को कहा जाता है एरिया अप्रोच, जहाँ पे प्रत्येक बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट पे कंसंट्रेट करना था और एक लीड बैंक की तरह काम करना था। लीड बैंक की जिम्मेवारी थी कि वो उस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करे और गवर्नमेंट के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करे ताकि बैंक फाइनेंस जो है प्रायोरिटी सेक्टर तक मिल सके। ये स्कीम को लास्ट रिव्यू किया गया था उषा थोराट कमेटी के द्वारा और फिर कुछ चेंजेस लाए गए थे। एक कमेटी को गठन किया गया था 2009 में ताकि रिव्यू करे लीड बैंक स्कीम को। कमेटी ने ये देखा इस स्कीम यूजफुल है ब्रांच एक्सपेंशन को इम्प्रूव करने में, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में और लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्कीम कंटिन्यू होना चाहिए और गाइडलाइन इशू किया गया SLBC कन्वेनर बैंक को और लीड बैंक को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दोस्तों 2018 में एक कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर्म हुआ RBI के द्वारा ताकि वो स्टडी कर सके कि इस स्कीम की एफिकेसी को। दोस्तों कमेटी के जो रिकमेंडेशन था और फीडबैक के बेसिस पे एक्शन पॉइंट इशू किया गया। तो देखिए क्या क्या है, तो ऑपरेशनल गाइडलाइन जो इशू किया गया वो क्या है दोस्तों, DCC यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, इसको क्रिएट किया गया था 1970 में। एक फोरम की तरह काम करता था जो कि बैंकर और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता था। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो DCC के चेयरमैन होते थे और रिप्रेजेंटेटिव RBI के, नबार्ड के, बैंक के, क्रेडिट एजेंसीज के और स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल होते थे। दोस्तों लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिसको शॉर्ट में LDM कहा जाता है। LDM दोस्तों क्या होते थे, कौन होते थे, जो हमारे DCC मीटिंग होती थी उसके कन्वेनर होते थे, जो कि क्वार्टरली होता था। दोस्तों जो DCC है वो सब कमेटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्पेसिफिक इशूज़ को एग्जामिन कर सकें। लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरियाज है जो कि DCC की मीटिंग में डिस्कस किए जाते थे, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान में प्रोग्रेस क्या है, IT इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रोग्रेस क्या है। दोस्तों क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव के अंदर से क्या किया गया, एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर को सेटअप किया गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया ताकि स्किल प्रोवाइड करे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी एक फोरम होता है जो कि बैंकर और गवर्नमेंट को एक साथ लाता है। फिर और क्या बताया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। LDM बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी लीड बैंक स्कीम के इफेक्टिवनेस को, क्योंकि वो कन्वीन करते हैं DCC मीटिंग को, वो रिजॉल्व करते हैं आउटस्टैंडिंग इशूज़ को या दूसरे फंक्शन को भी डिस्चार्ज करते हैं। LDM की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को मॉनिटर करना, वर्क बैंक के साथ काम करना ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर को सेटअप किया जा सके, RCT को सेंटर किया जा सके। दोस्तों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ RCT। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे LDM होते हैं उनका ये भी काम होता है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज करें, एनुअल वर्कशॉप होल्ड करें बैंकों के लिए, मीटिंग कन्वीन करें बैंक के क्लाइंट के साथ, पोटेंशियल क्लाइंट के साथ, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों GLRC मीटिंग एक क्वार्टर में एक बार होता है ताकि रिव्यू कर सकें अलग अलग प्रोग्राम के प्रोग्रेस को अंडर द लीड बैंक स्कीम। ये मीटिंग चेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा और अटेंड किया जाता है सारे मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। जो लोकल MP हैं, MLA हैं, जिला परिषद चीफ हैं, इनको भी इन्वाइट किया जाता है इस मीटिंग में। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको यूजफुल माना जाता है कि वो DLRC की मीटिंग में रहें। लीड बैंक को रिक्वायर्ड है कि वो इंश्योर करें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए DLRC की मीटिंग में। जो DLRC मीटिंग का डेट होता है होल्डिंग का वो फिक्स किया जाएगा। दोस्तों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इन्वॉल्व होंगे सारे फंक्शन में जो कि बैंक कंडक्ट करेगी अपने डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों यदि हम एनुअल कैलेंडर की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक जो है एक एनुअल शेड्यूल बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट DCC का, यानी DCC का एक एनुअल शेड्यूल बनाया जाता है और DLRC का भी दोस्तों एक एनुअल शेड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं RBI के और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
और दोस्तों ये जो स्केड्यूल बनता है किसके कंसल्टेशन में बनता है, तो इसमें जो हमारे आरबीआई के लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उनसे कंसल्टेशन लिया जाता है, और साथ साथ दोस्तों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी कंसल्टेशन लिया जाता है। जो ये तो है हमारा दोस्तों एनुअल स्केड्यूल। जो ईयरली कैलेंडर होगा उसको प्रिपेयर किया जाता है हर एक साल के बिगनिंग में, और सारे मेंबर को सर्कुलेट किया जाएगा, एडवांस इंटीमेशन दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको इतना इस तारीख को डीसीसी के मीटिंग को अटेंड करना है और डीएलआरसी के मीटिंग को अटेंड करना है। जो डीसीसी और डीएलआरसी का मीटिंग होगा वो एक साथ नहीं होगा दोस्तों। बाकी द रेस्ट पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।